जुलाई आज का हिंदू एडिटोरियल एंड न्यूज़ के एनालिसिस हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, बिफोर वी बिगिन आपको एक चीज़ समझनी है कि कोविड-19 के केसेस का सर्च बढ़ता जा रहा है। आज अप्रॉक्स 30,000 के आसपास केसेस न्यू आए हैं। इवन आपकी सिटीज़ में भी बढ़ रहा होगा। देखिए, विलेज से ज़्यादा सिटीज़ में ये केसेस इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे वर्कहोलिक लोग ज़्यादा हैं, बाहर निकलते हैं। दूसरे कुछ ऐसे इल सोशल पीपल्स हैं जिन्हें कोविड-19 में भी मज़े आ रहे हैं, वो इसे मजाक में ले रहे हैं। दे आर नॉट सीरियस एट ऑल अबाउट दीज थिंग्स। तो ये सारी चीज़ें आपको संभालनी और समझनी है, तो उस पर ध्यान दें। कोविड-19 एक रिस्की बीमारी है, इसको समझें। अगर अमिताभ बच्चन की फैमिली, अनुपम खेर की फैमिली जो हाईली प्रोटेक्टेड हैं, हाईली सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी में लीस्ट पीपल से मिलते हैं, अगर उन्हें हो सकता है तो आप और हम बिल्कुल अछूते नहीं रह सकते। प्लीज़, अगर एजुकेशन बंद की गई है तो उसके पीछे गवर्नमेंट का कोई पर्पस होगा। फिनेंशली बीइंग टीचर्स हम लोग भी सफ़र कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें सबको हो रही हैं। और जिम इंडस्ट्रीज़ एंड अदर इंडस्ट्रीज़ भी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हैं। मेंटल टेंशन से लेकर मेंटल एंग्जाइटी तक बहुत ज़्यादा हम लोगों के अंदर होगी। बट उसके बाद भी अगर हम लोग कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को घर पे सुरक्षित रखने के लिए, तो अब उम्मीद करिए कि आप लोग घर पे रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। चलिए, बिना देरी के अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं न्यूज़ एनालिसिस में। पहला है जी मोबिलाइजेशन ऑर्डर मंथ्स ऑफ प्लानिंग अहेड ऑफ बॉर्डर मूव्स। देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ है कि निकले तो हैं पर फिंगर 4 से फिंगर 5 तक गए, फिंगर 8 तक इनको जाना था, वहाँ तक नहीं गए। तो ये बहुत बड़ा इशू है कि भैया इन्होंने अपनी फिंगरिंग पूरी तरीके से नहीं चेंज की है, लेके फिंगर्स 8 तक इंडिया अपना क्लेम करती है, वहाँ तक हमें नहीं रहने दिया। इन्होंने अपनी कंडीशंस ही फॉलो की हैं। दूसरा, प्रेसिडेंट का एक ऑर्डर है जिसे बोलते हैं ट्रेनिंग मोबिलाइजेशन ऑर्डर, TMO। इसके थ्रू वो ऐसी ऐसी जगह पर मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहे हैं जहाँ पर उन्हें रियल टाइम कंडीशंस मिलें, तो उसका एक रोल ये भी माना जा सकता है। तो देखते हैं कब तक ये चीज़ें होती हैं, देखते हैं कन्फर्मेशन कब तक आता है, सिचुएशन कब तक राइट होती है। अभी फिर से हाई मिलिट्री ऑफिसर्स लेवल मीट होने जा रही है, उसके बारे में भी समझना है। वायरल ट्रैकल, जैसे आपने बोला कि आजकल बेड्स की कमी है, हर जगह केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और आज अगर बात करेंगे तो इंडिया में कोविड के केसेस 28,211 बढ़े हैं। टोटल 9 लाख के आसपास हम पहुंच गए हैं बेटा। और ये 9 लाख के आसपास तब हैं जब हमारे यहाँ 1 करोड़ के आसपास टेस्टिंग हुई है। अगर इस टेस्टिंग को हम बढ़ा दें और इसे 50 to 60 करोड़ तक ले आएँ, अपनी पॉपुलेशन का हाफ भी, तो आप यकीन मानिए केसेस तकरीबन 2 से ढाई करोड़ होंगे। तो आप ये मान के चलिए कि हमें घर पे रहना बहुत ज़रूरी है। अगर 10% इन 1 CR आपको मिल रहे हैं, तो आप सोचिए कि अगर हम टोटल पॉपुलेशन को कैलकुलेट कर लें 140 है, तो आप एवरेज भी मान लें 14 से 15 करोड़ इन्फेक्शन होंगे, जो बहुत बड़ा डिज़ास्टर होगा हमारी कंट्री के लिए। तो प्लीज़ अवेक रहिए, चीज़ें करिए। देखिए, ग्राफ दिया है, जुलाई में 22,000 थे 6 जुलाई को, और 12 जुलाई आते आते 28,000। तो डेली हमारा ग्राफ बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा। तो हमें बहुत सीरियस होकर सोचना है। यूपी में भी केसेस बढ़ ही रहे हैं, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली, हर जगह कंडीशन अभी इम्प्रूव होने वाली नहीं है। तो प्लीज़ कोशिश करिए कि चीज़ें हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके बारे में हम समझें। इसके बाद कोविड-19 के लिए लो कैपिटल ऑक्यूपेंसी है, बेड्स बहुत कम है, कंडीशन बिगड़ी है। देखिए, हेल्थ केयर की सबसे बड़ी कंडीशन है कि हमने हेल्थ केयर पे कभी ध्यान नहीं दिया, इन सारी सिचुएशंस को हमने ऐसे ही रखा है। और एवरेज हमारे यहाँ बहुत स्लो है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में हम वैसे से वीक थे, मोदी पहले भी बोल चुके थे हमारे लिए, जब उन्होंने लॉकडाउन लगाया था, कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में हम बहुत वीक हैं। और आज वो सामने आ रहा है कि हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं है और ये सिचुएशंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा बुरी हो सकती हैं। इसके बाद सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर जो बनाया गया है, वो जॉइंट एफर्ट है स्टेट और सेंट्रल का। वहाँ पर हर्षवर्धन साहब अभी गए थे, उन्होंने सिचुएशंस को मॉनिटर किया, चीज़ें देखी, तो उन्हें भी आइडिया लगा क्या चीज़ें हैं। आइए हिंदू एडिटोरियल के एनालिसिस के बारे में हम आगे बढ़ते हैं। हिंदू एडिटोरियल के एनालिसिस में पहली न्यूज़ है श्योर पावर। श्योर पावर, देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने कल अभी रेवा में गए थे, वहाँ पर इन्होंने एक मेगा पावर प्लांट था 750 मेगावाट का, इसको उन्होंने अनाउंस किया और इसको इनाग्रेट किया है। तो इसके बारे में यहाँ पर बेसिक चीज़ें बताई गई हैं कि उस इनाग्रेशन से इन्हें क्या फ़ायदा मिला है, क्या होगा। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है, कोविड-19 नहीं आता तो आज हमारा सोर्स जो है 35 गीगाबाइट्स के आसपास जा रहा है। 2024 तक हम सोच रहे हैं 50 गीगाबाइट तक पहुँचें, बट हमने पहले जब पेरिस एग्रीमेंट क्लाइमेट चेंज का था तो वहाँ पर हमने 2022 100 गीगाबाइट की बात की थी, बट अब वो डेफिसिट में जाएगा, कमी होगी। 3.1 गीगाबाइट लास्ट ईयर हमने अचीव किया था और उस पर भी हमारा रिलायंस मैक्सिमम चाइना पर था। देखिए, चाइना मैन्युफैक्चरिंग में इसलिए अच्छा है क्योंकि वो पहले से प्लान बना लेता है मेंटली कि किस चीज़ की फ्यूचर में डिमांड आने वाली है और उसे हम कैसे कवर अप करेंगे। यहाँ पर चाइना का सबसे बड़ा गेम क्या था, देखिए, उसको पता था कि फ्यूचर में इन चीज़ों की डिमांड आएगी, तो उसने इन सबको खरीदना स्टार्ट कर दिया और इसको मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया। इससे क्या हुआ कि इनके पास
ऐसी चीज़ें हैं जो कैपेबिलिटीज़ हैं जिसको वो काम कर सकते हैं और चीज़ें कर सकते हैं। डोमेस्टिक मार्केट भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, तो जाहिर सी बात है सोलर पैनलिंग के लिए आप अभी भी चाइना पे डिपेंडेंट हैं, इसको आपको बदलना पड़ेगा। इसके बाद देखिए, अगर एम्प्लॉयमेंट है तो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी ऑब्जेक्टिव को ध्यान रखते हुए हमें डर्टी फ्यूल और कोल से बचना है, फ्यूचर ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, तो हमें इस पर ध्यान देना है। सोलर एनर्जी एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है। अगर हम आर्किटेक्ट थे इसके, इंडियन इंटरनेशनल सोलर अलायंस हमने स्टार्ट किया, 120 नेशन हमारे साथ जुड़े हैं, तो हमें फोटोवोल्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर और लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ के लिए बनानी पड़ेंगी, सोचना पड़ेगा। और अगर हम इस चीज़ को कर पाएंगे तो अच्छा है। इसमें और भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे फोटोवोल्टिक विंडोज़ होती हैं, रूफ टाइल्स होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, मल्टी रोल अर्बन स्ट्रक्चर्स होते हैं, रेजिडेंशियल कमर्शियल बिल्डिंग को इसके लिए यूज़ किया जा सकता है, मोर पैनल डिप्लॉय किए जा सकते हैं, रैपिड प्रोग्रेस दी जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं कि हर घर में हम डिपेंडेंसी ऐसी रखें। हमारे लिए ये होना चाहिए कि इस डिपेंडेंसी से बेहतर है कि हम हर घर की अगर कंडीशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट मैंडेटरी हर घर के रूफ पे एक सोलर पैनल बड़ा सा लगा सकती है, एक एरिया पे। जैसे जीने की जो छत होती है वो छोटी होती है, वहाँ पर आप कोई जाता भी नहीं है, एक्सेसिबिलिटी नहीं होती वाटर टैंक को छोड़ के, तो आप ऐसी जगह पर एक लगा सकते हैं सोलर पैनल और पूरी सोसाइटी को ग्रिड से कंटेन करके बिजली को यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, गवर्नमेंट को भी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, अकेले हम लोग नहीं कर सकते। गवर्नमेंट प्लान करे तो अब मैंडेटरी कर दे तो हर हाउस होल्ड मजबूर होगा चीज़ों को करने का, उन्हें इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ी रिबेट दे दीजिए। म्यूजियम टू मॉस्क, देखिए बहुत अच्छी स्टोरी है, इसको आप पहले ध्यान देखिए। आपको याद होगा हिस्ट्री में हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट क्या था? जब हमारे यहाँ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई तो टर्की जो था वो एक्सेस पावर के साथ लड़ रहा था, तो इसकी पूरी टेरिटरीज़ यूरोप ने बांट ली। जब यूरोप ने पूरी टेरिटरीज बांट ली तो ये क्या था, मुस्लिम नेशन का हेड नेशन माना जाता था, ऑटोमन एम्पायर था वहाँ पे इस टाइम पे। तो यहाँ का जो सुल्तान होता था मुस्लिम हेड माना जाता था। तो पूरे वर्ल्ड में खिलाफत मूवमेंट चला टर्की को बचाने के लिए। उसी टाइम पे वहाँ पर एक बंदे आए जिनका नाम था कमाल, ठीक है, कैमेल ऑथरिक नाम है यहाँ पे जो लिखा है, आतुर्क, बल्कि इनका नाम पूरा वैसे कमाल पाशा था अगर हम लोग पढ़ेंगे। मुस्तफ़ा कमाल जब आए तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने टर्की को मॉडर्न लाइन में बना दिया। और वहाँ का जो एक मॉस्क था जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, इसको हेगिया सोफिया, इसको इन्होंने बंद कर दिया और बाद में से 5 साल बाद इसको एक म्यूज़ियम में बदल दिया गया। ये जो है क्रिश्चियन और यूरोपियंस दोनों के, क्रिश्चियन और इस्लामिक दोनों का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इसकी हिस्ट्री की बात करेंगे तो ये सबसे पहले जो बना था 6th सेंचुरी में। ये मॉन्यूमेंट जो था कॉन्फ्लिक्ट था ऑटोमन एम्पायर और ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस के लिए, क्योंकि ये सेटरल था, है ना। बेंजनिथ एम्परर जुस्टियन फर्स्ट ने इसे बनाया था। इसके बाद जब ऑटोमन एम्पायर आया था तो उसके जो रूलर थे महमद, उन्होंने इसे कॉन्कर किया था और इन्होंने इसको फिर मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया था। 1453 से मॉस्क में था, तो इसको रीओपन किया गया था एज अ म्यूज़ियम। उसके बाद आज की डेट में क्या हुआ, जब एक फ्राइडे को कंट्री के हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट चांसलर हेगिया ने कहा म्यूज़ियम का स्टेट इसे नहीं दे सकते, स्टेटस को हटा सकते हैं, तो इसे इमीडिएटली इन्होंने इसे हटा के मॉस्क में बना दिया। अब ये एक फॉर्मेलिटी है, ये मैटर है। अब प्रॉब्लम ये है कि देखिए आप इसे खोल रहे हैं, कहीं ना कहीं जो नॉन रिलीजियस कॉन्सेप्ट आपका मुस्तफ़ा कमाल साहब लाए थे उसको आप हटा रहे हैं, फिर से आप रिलीजियस कॉन्सेप्ट में जा रहे हैं। अगर ये म्यूज़ियम भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं थी, हाईली विजिटेड प्लेस था म्यूज़ियम का ये, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग घूमने जाते थे, सब कुछ था। बट आज की डेट में ये है कि अब इस चीज़ को आप हटा के बहुत बड़ा इशू क्रिएट करेंगे। तो ये क्रिश्चियन मुस्लिम को एग्जिस्टेंस का बहुत बड़ा एग्जाम्पल था। अब ये वहाँ के हेड को समझना चाहिए, टर्किश प्रेसिडेंट को समझना चाहिए, कोविड-19 का टाइम है, कंडीशन देश की बिगड़ी हुई है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है नहीं उस टाइम पे। आप ऐसे रिलीजियस गेम खेल के पॉलिटिक्स तो नहीं जीत सकते, लोकल लेवल के इलेक्शंस भी आप अभी हार रहे हैं। उसके बाद आपने जो काम किया, अब जाहिर सी बात है उन्हें समझना चाहिए 2020 है, 1453 नहीं कि सब इमोशनल सेंटिमेंट्स में आके इस चीज़ को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट होने देंगे। इसके बाद हार्डली स्मार्ट अबाउट अर्बन हेल्थ केयर। देखिए आज की डेट में जब हम कोविड-19 की बात करते हैं तो कोविड-19 सबसे ज़्यादा कहाँ फैला है, मेगा सिटीज़ में फैला है, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, इवन हर छोटे बड़े शहरों में फैल रहा है। विलेज से ज़्यादा आपको केसेस शहरों में इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि शहरों की कंडीशन बहुत बिगड़ी हुई है। अब जाहिर सी बात है, हमने अर्बन ड्रीम देखा, स्मार्ट सिटीज़ की बात की, 100 सिटी सेलेक्ट की, एरिया वेज डेवलपमेंट की बात की, सब कुछ क्या स्मार्ट सिटीज़ बनाने की कोशिश की। बट क्या स्मार्ट सिटीज़ में टेक्नोलॉजीज़ ही आती हैं? क्या स्मार्ट सिटीज़ में हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं आती? तो जाहिर सी बात है इसका क्वेश्चन का आंसर किसी को देना चाहिए। तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें आई। उसके बाद अर्बन मिनिस्ट्री ने एक बहुत अच्छी चीज़ बताई। इन्होंने कहा कि जो हमारी स्मार्ट सिटीज़ के शेड्यूल थे वो बहुत वीक चल रहे हैं। 5515 स्मार्ट सिटीज़ प्रोजेक्ट थे,
100 सिटीज़ में, जिसमें से 4700 प्रोजेक्ट बंद कर दिए गए या अभी पूरे नहीं है या पता नहीं कहाँ है। सिर्फ 1638 प्रोजेक्ट्स हैं जो कंप्लीट हुए। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 2,05,018 करोड़ का प्रोजेक्ट था, और जो अभी कंप्लीट हुए हैं 26,700 करोड़ के हुए इतने सालों में। दूसरा आइडिया ये है कि स्मार्ट सिटीज़ जो है 5 ईयर्स के बाद आज ये एक पाइप ड्रीम्स दिखता है कि 5 साल में हम स्मार्ट सिटीज़ बना देंगे। अब आइडिया पूरी तरह से जा रहा है। ब्लाइंड स्पॉट्स की बात करें, जब कोविड-19 आया तो हमें पता चला कि हमारे यहाँ मेडिकल कंडीशन कैसी है। कंट्रोल सेंटर्स में बदल गए, स्मार्ट सिटीज़ के जो ऑफिस थे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में बदल दिए गए, और स्मार्ट सिटीज़ मिशन को वॉर रूम्स में बदल दिया गया। आज की डेट में टैकलिंग द लार्जेस्ट पब्लिक हेल्थ एंड इकोनॉमिक फॉल आउट जो है बहुत मुश्किल हो रहा है। स्मार्ट सिटीज़ मिशन जो है वो आज की डेट में पब्लिक हेल्थ को इग्नोरेंस करते हुए चल रहा था, तो इसको हमें ध्यान रखना है कि पब्लिक हेल्थ को भी हम देखें। और आज बहुत बुरी हालत है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जाहिर सी बात है 2112 करोड़ जो हैं ये परसेंट है जो टोटल मिशन की अभी तक कॉस्ट है। स्मार्ट सिटीज़ मिशन टेक्नोलॉजी के लिए नहीं है, हमें रेजिडेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव करनी है, जिसमें हेल्थ भी आती है। 12th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है में 74th अमेंडमेंट जो है उसमें पब्लिक हेल्थ को 18th फंक्शन में डाला गया है। म्यूनसिपालिटीज़ के डेवलप किया जाना चाहिए। स्मार्ट सिटीज़ मिशन जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बिना नहीं हो सकता, उनकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसमें पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्कुल इग्नोर ना करें। लोकल कैपेसिटीज़ बढ़ानी है तो बेटा हेल्थ इमरजेंसी में हमें ध्यान देना पड़ेगा। जैसे आप देख लीजिए आशा वर्कर्स जो होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा काम कराया जा रहा है, मुंबई में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही हैं मॉनिटरिंग एंड ऑल करने के लिए, तो इनकी हायरिंग और इनकी कंडीशन को भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद अगर आप आगे आएंगे तो कोविड-19 ने क्या किया है, अर्बन हेल्थ सिस्टम को सही किया है, इंप्रूव लाइवलीहुड्स और ये सब देने की ज़रूरत है। इसके बाद देखिए बहुत बुरी हालत हो जाएगी हमारे देश की। जैसे केरला ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था स्मार्ट सिटीज़ के बाद, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन है, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, इसको हमें स्टार्ट करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस मिशन के थ्रू हम सारे काम कर सकते हैं, रिसोर्सेज के बारे में बात कर सकते हैं। इसके बाद अगर जॉब्स की बात करें तो जॉब्स के लिए कंडीशन बहुत बेकार है। जैसे केरला ने एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन स्टार्ट किया था, वैसे ही हमें इंट्रोडक्शन करना है नेशनल अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। केरला ने किया और बहुत अच्छा काम कर रही है 2010 से। उड़ीसा और हिमाचल प्रदेश और झारखंड ने भी इसे अभी रिसेंटली कोविड-19 के क्राइसिस में दिया है। तो इंडिया को आज की डेट में सोचना चाहिए इन चैलेंजेस को कैसे देखेगी। अर्बन राइट्स और इन्वेस्ट प्रोग्राम्स के साथ हेल्थ और लाइवलीहुड्स भी रेजिडेंट्स की देखनी है, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलेगा। आइए अगले एडिटोरियल पे चलते हैं, सम्स ऑफ सब्सटेंस ऑफ द यूरोपियन एंड चाइनास यूरोपियन यूनियंस चाइनास डिलेमा। देखिए यहाँ पर क्या है, कोविड-19 के टाइम पर जाहिर सी बात है हर बंदा चाइना को घेरने की कोशिश कर रहा है, बट अगर आप बात करें तो यूरोपियन यूनियन ने चाइना में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा 37% चंक है जो वहाँ से आता है इनकी चीन से। यूनाइटेड स्टेट से इंपॉर्टेंट इसलिए चाइना है, 95 से 2012 तक सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वहाँ हुआ है। आज की डेट में जाहिर सी बात है चाइना बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है उनके लिए, उसे वो छोड़ नहीं सकते। बहुत सारी कंपनीज़ ने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, एक बहुत बड़े बाजार के रूप में चाइना उनके लिए काम करता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भी चाइना कुछ चीज़ें जिस रोल को वो समझ नहीं पाते, जैसे देखिए 16+1 फार्मूला, 28 के आसपास जो स्टेट्स हैं यूरोपियन यूनियन में, उसमें सिर्फ 17 को लेके चलते हैं, बाकी को इग्नोर करते हैं। इसके बाद नॉर्डिक्स और साउथ इंडियन यूरोपियन से जो मीटिंग है, उसके बाद PLA नेवी जो है, पीपल लिबरेशन आर्मी जो है, बाल्टिक सी में जॉइंट एक्सरसाइज रशिया के साथ करना, ये दिखाता है। क्रॉस सेक्टरल हाइब्रिड है, उसके बारे में यूरोपियन कंट्रीज़ में उसमें प्रॉब्लम्स इसको होती है। चाइना का बिहेवियर इंडियन ओशियन और साउथ चाइना सी में देखा जाए तो वो भी कंडीशन होती है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो जर्मनी एंड की पॉइंट्स ऑफ पायरस इन ग्रीस, इन सब के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं सीरियस कंसर्न इनके ऊपर दिखता है। पैंडेमिक एक स्ट्रेटजिक आउटलुक देता है। यूरोपियन यूनियन जाहिर सी बात है कोशिश करेगा कि इस चीज़ को इम्प्रूव करे और इसे ब्लेम ना करे पैंडेमिक के लिए। पैंडेमिक की कंडीशन इंप्रूव होने के बाद हमें सोचना है कि हम क्या करेंगे। उसके बाद और सारे इश्यूज़ हैं लाइन ऑफ कंट्रोल में, हांगकांग वाला इशू, इनका जिंगजैंग प्रोविंस वाला इशू और नेबरिंग कंट्रीज से इनके जो इशूज़ हैं, ये सारी चीज़ें भी आप देख सकते हैं 2020 में क्या हालत है। इसके बाद अगर आप ध्यान दें तो जाहिर सी बात है कॉम्पिटिटर बहुत बड़े हैं, इनका नेचर बहुत अच्छा है, इसको हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। अब यूनाइटेड नेशन, यूरोप, जापान हैव कॉमन इंटरेस्ट, चाइना के एक बंदे ने बोला था मिनिस्ट्री लेवल पे, तो उन्होंने बोला था कि भैया ये कॉमन इंटरेस्ट है इन लोगों के, और जापान जो है इनकी पोटेंशियल इनके साथ रिलेशन में ही है, रिलेशन ख़राब करने से कुछ नहीं होगा। सेंटीमेंट्स हैं आफ्टर पैंडेमिक, यूरोपियन यूनियन US जो है उसे घेरने की कोशिश करेगा, पर यूरोपियन यूनियन ने पहले ही बोल दिया है कि यूरोप का बिजनेस जो है वो इन चाइना फॉर चाइना है, उसको वो ख़त्म नहीं करेंगे। इसके बाद उन्होंने बोला चाइना कोशिश करेगी कि ग्लोबल सप्लाई चेन को सही रखे और वहाँ के इन्वेस्टर्स के बेनिफिट्स को देखे, जैसे लास्ट टाइम पे देखा गया था, इस कंडीशन को सही करे। अगर इन केस ऐसा कुछ होता है कि इस कंडीशन को वो सही नहीं कर पाते तो भाई यूरोपियन कंपनीज़ को भी देखना पड़ेगा उधर उधर। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया से पहले आप देखिए साउथ एशिया में वियतनाम ने एक इंक डील कर ली है यूरोपियन यूनियन से,
तो देखिए अगर हमें कंडीशन अपनी इंप्रूव करनी, यूरोपियन यूनियन के साथ हमें रिलेशन अच्छा करना है, यूरोपियन यूनियन से बाहर आने के बाद ब्रिटेन भी अलग कंडीशन में, यूरोप में बहुत सारी यूनाइटेड किंगडम से हम अच्छी ट्रीट साइन कर सकते हैं और उस डील के थ्रू हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, 5G हो गया, अदर इन्वेस्टमेंट हो गया, इसमें हमें फ़ायदा मिलेगा। तो हमें कोशिश करनी है इस चीज़ को करें, पर इस चीज़ को करने के लिए हमें उनके गुड सप्लाई को लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उन्हें भी इंडिया की जो सर्विस सेक्टर है उसको अकोमोडेट करना पड़ेगा। यूरोपियन यूनियन पार्टनरशिप देख सकता है दोनों कंट्रीज़ के लिए, तो दोनों के लिए बेनिफिट होगा, सोचा जा सकता है। ट्रेविसिटी ऑफ फिल्म जर्नलिज्म बेटी, देखिए इसमें सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद बहुत बड़ी कंडीशन फिल्म इंडस्ट्री में चल रही है कि वहाँ की जर्नलिज्म भी क्या है, किसे बेनिफिट करती है, किसके बारे में अच्छे रिव्यूज़ लिखती है, जो स्टार सन्स होते हैं। देखिए यहाँ पे दो तरीके के एक्टर्स हैं, एक हैं जो रियल एक्टर्स हैं जो टैलेंट के दम पर चल रहे हैं, एक ऐसे हैं जो स्टार नेम के दम पे चल रहे हैं। अगर आप इनको इनसे कम्पीट करें तो जाहिर सी बात है फार अहेड हैं, आप इनको कभी इनसे कम्पीट नहीं कर सकते। विदु जामवाल को ले लीजिए, मनोज बाजपेयी को ले लीजिए, ठीक है, और भी बहुत बड़े बड़े एक्टर हैं। अगर आप देखें सुशांत सिंह राजपूत बहुत बड़े एक्टर थे, कंगना रनावत को ले लीजिए, ये सारे कोई स्टार किड्स नहीं है, इन्होंने मेहनत करके अपने आप को यहाँ तक लाए। इवन नवाजुद्दीन सिद्दीकी को ले लीजिए, उनसे बड़ा एक्टर आपको नहीं मिलेगा। इधर स्टार सन से जो काम करते हैं, देखिए इनके ऊपर मूवीज़ बनती हैं, रिव्यूज़ आते हैं, और फिल्म इंडस्ट्रीज़ में पहले से टाइम होता है तो उस चक्कर में इनको फ़ायदा मिल जाता है। तो ये क्रिटिक्स की बात है। देखिए जर्नलिज्म जो बॉलीवुड का भी है उसको भी प्रॉपर होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, पर लोगों का भी आउटलुक बदलने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आप कैसे काम करेंगे, बट ये जो डेथ और सुसाइड कंडीशन अभी आई, ये सब हुआ, फिल्म इंडस्ट्री में कितना प्रेशर है, क्या है, अवार्ड्स जो होते हैं उसमें भी फेयर गेम कभी नहीं होता, इन फेयर मैनर में दूसरों को ही जिताया जाता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत बुरी कंडीशन। आपको याद होगा आमिर खान ने अवार्ड फंक्शन में जाना इसीलिए बंद किया था क्योंकि उसकी मूवीज़ को विन नहीं कराया गया था। तो कंडीशंस बहुत बुरी हैं आज की डेट में, इसको आपको इम्प्रूव करना है। कई सारे ऐसे फेयर एक्टर हैं जैसे अजय देवगन हो गए, ठीक है, उसके बाद कई ऐसे एक्टर्स हैं जो आज भी बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, अक्षय कुमार, अजय देवगन, ये अपने दम पर बने हुए एक्टर्स भी दिखते हैं। इसके बाद और छोटे बड़े एक्टर्स आप देखें, पहले ज़माने में जब हम मूवीज़ स्टार्ट कर रहे, मिथुन चक्रवर्ती हो गए, धर्मेंद्र हो गए, ये अपने दम पर बने थे। बट अगर इनके सन्स एक्टिंग में अच्छे नहीं है या स्टार किड्स अच्छे नहीं है, कपूर फैमिली जैसे, इन सब में अगर एक्टिंग्स की टैलेंट्स नहीं है, तो उसके बाद लोकल जो टैलेंटेड पर्सन हैं उनको बाहर नहीं करना चाहिए। फॉरेन में हॉलीवुड इसलिए बेहतर है एक्शंस में एंड ऑल में, क्योंकि वहाँ पे टैलेंट को वर्शिप किया जाता है, वहाँ पे कोई स्टार किड स्टार नहीं बनता। आज के लिए बेटा इतना ही है। मेंस का क्वेश्चन आपको दिया, आर डिफरेंट कल्चर सिनोनिमस ऑफ आर कंपोजिट कल्चर, इट इज़ एन एडमिशन ऑफ डेट आर लैंड इज ऑफ डिफरेंट। क्रिटिकली एनालाइज करना है बेटा, इसको आप करिएगा, आंसर लिखने की कोशिश करिए, आपको हेल्प मिलेगी। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। प्लीज़ लाइक केयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको लेक्चर में कोई भी कमी लगती है डिसलाइक करें, डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आपने इसे डिसलाइक क्यों किया, और लाइक करते हैं तो बहुत अच्छा है। कोशिश करिए लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि मेहनत के बाद अगर ये शेयर नहीं होता, लोगों तक नहीं पहुंचता, तो बिग टीचर हमारे एफर्ट्स कहीं ना कहीं वीक रहते हैं। हम डेली इंप्रूवमेंट की कोशिश करें, तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग भी इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि एजुकेशन पहुंचाने से बढ़ती है, घटती कभी नहीं। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।